हेलो गाइज नमस्कार। मैं ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, आर के शर्मा। यहाँ हम इलेक्ट्रीशियन विषय के महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चल रहे हैं। उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पे कुछ वीडियो है वो अपलोड किए जा रहे हैं। तो इनके जो पहले वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसके बाद हर एक यूनिट्स पे क्वेश्चन भी प्रोवाइड होंगे, क्वेश्चन बनाए जाएंगे, उनके ऊपर अच्छे अच्छे वीडियो बनेंगे और उन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और आपको ग्रुप में ऐसे भी जो क्वेश्चन है वो सारे वो भी भेजे जाएंगे जिससे आप उनका सोल्व करो और सोल्व करवाए भी जाएंगे। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, तीनों में चर्चा करेंगे, मिक्सिंग, उत्पादन की, पारेषण की और वितरण की। उत्पादन, पारेषण और वितरण। अगर हम सबसे पहले यहाँ बात करें, जहाँ विद्युत शक्ति उत्पादित होती है उन स्थानों को हम पावर स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ उत्पादन किया जाता है उनको पावर स्टेशन कहते हैं, पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। अगर हम ऊर्जा स्रोतों की बात करें, ऊर्जा स्रोत है वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमें ऊर्जा स्रोत पता होना चाहिए कि कौन से परंपरागत होते हैं, कौन से अपरंपरागत होते हैं। तो हम सबसे पहले अगर बात करें परंपरागत, या इसका दूसरा नाम है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। इंग्लिश की बात की जाए, वेरिएशन इनका फुल नेम है। फिर अगर हम बात करें कुछ गैर परंपरागत, कुछ गैर परंपरागत या अपारंपरिक स्रोत, इसको नॉन कन्वर्शन। हम इसमें बात करेंगे आज कि ये क्या है, ये कौन से होते हैं, ये कौन से होते हैं। इनमें वो ऊर्जा स्रोत आते हैं जिनको हम पुराने समय से ऊर्जा प्राप्त करें, और ये हैं जो आधुनिक है और कम क्षमता के होते हैं। ये तो आधुनिक है, कम क्षमता के, और इनको हम पुराने समय से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखो, सबसे पुराने समय में जल से करते थे, तो ये जल विद्युत केंद्र है। फिर अगर हम बात करें ताप विद्युत केंद्र, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है। फिर अगर हम बात करें डीजल विद्युत केंद्र, अगर इनमें बात करें तो इनमें आते हैं जैसे सौर ऊर्जा। सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं, सोलर प्लांट। फिर जैसे भूगर्भित ऊर्जा, भूमि से हो। फिर अगर पता हो किसी को ज्वारीय लहरें आती हैं, उसके अंदर जैसे वहाँ से टरबाइन्स लगाए रहते हैं, तो जितनी स्पीड से घूमती है, तो ये कभी ख़त्म होने वाले ऊर्जा स्रोत नहीं है। एक अगर डेफिनेशन दी जाए, इनका एक सीमित दायरा है, सीमित समय तक ये हमें प्राप्त हो सकते हैं, ख़त्म होने की आशंका है। ये अपारंपरिक है, इनको ख़त्म होने की कोई कभी भी नहीं हो सकते। कभी सूर्य ख़त्म हो सकता है, सौर ऊर्जा का प्लांट कभी ख़त्म नहीं हो सकता। भूगर्भित भूमि रहेगी, ज्वारीय भाटा समुद्र रहेंगे, तब तक ज्वारीय भाटा आता रहेगा। फिर बात करें पवन ऊर्जा, अगर हम इसकी भी बात करें तो भाई ये भी रहेगा, हवा चलती रहेगी।
फिर अगर हम बात करें बायोगैस की, जब तक पशु रहेंगी तो उनकी गैसों से अब आपको इसमें से क्वेश्चन ये आ सकता है कि गैर परंपरागत और परंपरागत में क्या अंतर है। गैर परंपरागत एक सीमित समय तक के लिए है और ये अपरंपरागत है, इनका कोई समय नहीं है। अगर हम बात करें आगे तो वे स्रोत जिनकी मात्रा एक सीमित है, अनवीनीकरण है स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल है स्रोत है, जैसे इनको ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कोक संयंत्र, जैसे ताप विद्युत केंद्र में स्कोप संयंत्र, डीजल, नाभिकीय, तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है। हमें कोयला है, जितना अगर ज़्यादा दहन करेंगे तो एक सीमित समय के लिए मिलेगा, वरना बाद में ख़त्म हो जाएगा। डीजल है, अगर दोहन ज़्यादा करेंगे तो ख़त्म हो सकता है, सीमित दायरे में आते हैं। फिर अगर हम बात करें नाभिकीय, ये भी इसी में बनता है। तो नाभिकीय ऊर्जा होती है, उसमें भी जो अपने को यूरेनियम वगैरह मिलते हैं, तो वो भी एक सीमित, जिनकी भी एक सीमित दायरे के अंदर ही मिलते हैं, उनकी ज़्यादा अपने पास स्टॉक है वो नहीं है। अगर बात करें फिर वे संयंत्र जिनकी मात्रा असीमित है, इनकी मात्रा क्या है, असीमित है, कितना ही इनको यूजेबल करो आप, तो जो संयंत्र, वे संयंत्र जिनकी मात्रा असीमित है और नवीनीकरण की ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे सौर, पवन ऊर्जा, ज्वारीय, भूगर्भीय, ये इसमें आते हैं। फिर हम बात करेंगे उच्च वोल्टेज विद्युत शक्ति में क्या लाभ है, ये तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो उच्च वोल्टेज पैदा करते हैं, उच्च वोल्टेज विद्युत शक्ति के निम्न लाभ। क्या क्या लाभ है, हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो विद्युत बनाती है यहाँ तापीय विद्युत केंद्र, एक एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन करती है। वो किसके जरिए से, थर्मल के जरिए से, थर्मल से सबसे ज़्यादा। अगर हम इसमें बात करें कुछ जैसे उच्च वोल्टेज के लिए क्या है, कौन सा पावर प्लांट है वो सबसे अच्छा होता है। अगर हम एक बात करें हाइड्रो की, हाइड्रो मतलब जल, थर्मल मतलब तापीय। फिर अगर हम बात करें डीजल, अगर हम तीनों में कंपेयर करके देखें, कुछ महत्वपूर्ण कंपेयर करके देखें, तो अगर मैं पहले की कंपेयर करूं, जो इसकी क्षमता होती है, क्या क्षमता, वो इसकी तो मध्यम होती है और इसकी अधिकतम होती है, ये बहुत टाइम तक कार्य कर सकता है, और इसकी सबसे कम। अगर बात करें, ये ज़्यादातर कितना 110 केवीए तक कार्य कर सकता है, इसको हम 400 केवी तक हम बनाते हैं। वैसे उत्पादन कितना करते हैं, 11 केवी और 33 केवी। इसका भी क्या है, मध्यम होता है। फिर अगर बात करें जो स्थापना लागत है, जो स्थापना लागत है वो सबसे पहले अगर इसकी बात करें, वो सर्वाधिक होता है। शुरुआत में इसको डैम वगैरह बनाने पड़ते हैं काफ़ी, तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा पड़ता है, और इसका मध्यम पड़ता है, ज़्यादा बीज का खर्चा पड़ता है, खर्चा ज़्यादा नहीं पड़ता, और इसका भी सबसे कम बस लेके आना पड़ता है, मशीनों को सेट करना पड़ता है ओनली। अगर
हम बात करें चालू लागत कि अगर रोज़ाना का खर्चा है वो किसका ज़्यादा होता है, इसका तो लगभग शून्य, क्योंकि क्या होता है पानी बस आने जाने का डैम से इधर से उधर, इधर से उधर, बहुत कम खर्चा है। और इसका मध्यम होता है क्योंकि कोयला है वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। और इसकी बात करें ये सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि डीजल है वो हमें कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है, जिसके कारण से महंगा पड़ता है। फिर अगर हम बात करें एफिशिएंसी, दक्षता, तो इसकी दक्षता सर्वाधिक होती है। इसकी दक्षता सर्वाधिक होती है। और इसकी भी क्या होती है, अधिक होती है। और इसकी दक्षता हो तो सबसे कम होती है। अगर हम बात करें 5वें पॉइंट में, अगर स्थापना कहाँ करें, फिक्स है या नहीं, ये इनको हमें क्या बनाना पड़ता है, स्थायी होते हैं। ये भी हमें स्थायी करने पड़ता है। इन्हें कोई भी स्थायी की आवश्यकता नहीं है, ये अस्थायी भी हो सकते हैं बस। अगर हम बाद में बात करें प्रदूषण, तो भाई इससे प्रदूषण है वो होता ही नहीं है, ये रहित है। बस पानी इधर से उधर जाता है और कोई प्रकार का प्रदूषण नहीं। इसमें सबसे अधिक होता है वो रेडिएशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, सबसे अधिक प्रदूषण होता है। क्योंकि कोयला जलता है, स्टीम बनता है, तो कोयले की जो धुआं जाता है ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। इसका थोड़ा कम होता है। अगर हम बात करें जो गति होती है कार्य करने की, वो इसकी सबसे कम होती है, क्योंकि टरबाइन घूमता नहीं है पानी से इतना ज़्यादा। और इसकी सबसे अधिक होती है, स्टीम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और इसकी मध्यम होती है। फिर अगर हम बात करें गति, इसकी क्या है, सबसे कम। अगर हम बाद में बात करें जो रोटर होता है इसमें, तो रोटर के अगर घुमाव की बात करें, ये क्या करता है, जल होता है उसकी गतिज ऊर्जा से संभव होता है। जल को डैम में इकट्ठा किया जाता है, फिर टरबाइन्स के ऊपर, टरबाइन्स किससे घूमता है, जल जैसे ही जल टरबाइन के पंखुड़ी में पड़ता है तो टरबाइन्स घूमने लगता है। तो जल की गतिज ऊर्जा से संभव होता है। किससे संभव होता है, जल गति करे तब, तो जल की गतिज ऊर्जा से संभव। कहने का मतलब है जल द्वारा टरबाइन घुमाते हैं। इसमें किससे होते हैं, जल से घुमाते हैं। अगर हम बात करें आगे, इसकी गति सबसे अधिक होती है, क्योंकि गैस के प्रेशर से टरबाइन घूमता है। इसमें गति अधिक, क्या घूमता है, गैस बन जाती है, तो सॉरी गैस के प्रेशर से टरबाइन घूमता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें टरबाइन नहीं होता, टरबाइन नहीं घुमाते, जबकि इसमें रोटर सीधा ही इंजन से जोड़ते हैं। इसमें हम आगे बात करें, ये तो चीज़ें कुछ समझने लायक इस तरीके से थी। अगर हम बात करें कि जैसे
इनको जैसे किस तरीके से जोड़ा जाता है, उत्पादन करने के बाद किस तरीके से इनको फैलाया जाता है। तो एक होती है सबसे पहले मेन फीडर लाइन। क्या होती है? मेन फीडर लाइन। इसको क्या होता है इसमें एक तो ये 3 तारों से निर्मित होती है। ये क्या कहते हैं? 11 kV व 33 kV मेन फीडर लाइन होती है। 11 kV और 33 kV लाइन होती है जो क्या उत्पादन केंद्र होते हैं। उत्पादन केंद्रों से अल्टरनेटरों को स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जोड़ने के लिए प्रयुक्त वाली लाइन मेन फीडर लाइन कहते हैं। अब क्या करते हैं, जो सबसे पहले जहाँ उत्पादन होता है कितना, 11 kV और 33 kV, तो उत्पादन 11 kV 33 kV उत्पादन करते हैं। तो यहाँ इसके नीचे क्या लगाते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इससे क्या करते हैं? इसकी वोल्टेज को क्या कर देते हैं? कम करते हैं। तो जो उत्पादन केंद्रों में कई बार अधिक उत्पादन केंद्रों में या तो उस 11 kV और 33 kV को क्या करते हैं? बढ़ा के देते हैं कहीं दूसरे स्टेशनों पे, जिससे क्या होती है उसको 11 kV से उसको बना देते हैं जैसे 220 kV। या कुछ बार ऐसे होता है उस 11 kV और 33 kV को 415 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के हम चेंज कर देते हैं। तो वहाँ से उत्पादन केंद्र से जो लाइन निकलती है, चाहे स्टेप अप के लिए हो चाहे स्टेप डाउन के लिए हो, ट्रांसफार्मर से जोड़ते हैं, वो लाइन हमेशा मेन फीडर लाइन कहलाती है। वो हमेशा क्या कहलाती है? मेन फीडर लाइन कहलाती है। हम आगे अगर इसमें बात करें, आपको मेन फीडर लाइन समझ में आएंगे। दूसरी लाइन की बात करें, जो ट्रांसमिशन और संचरण, ट्रांसमिशन या संचरण लाइन या टाई लाइन, इनके 3-4 नाम हैं। तो इन लाइनों में क्या होता है? ट्रांसमिशन मतलब इधर से उधर भेजना। तो ये दो स्टेशनों को एक होता है एसएस सब स्टेशन, एसएस, जीएसएस, एमएस, ये स्टेशन होते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इसका मतलब जैसे एसएस मतलब सब स्टेशन, जीएसएस में ग्रिड सब स्टेशन, एमएस मतलब मेगा स्टेशन, ये इस तरीके से इनको नाम दिए हैं। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में क्या करते हैं? पहले ये देखो, ये क्या है? दो स्टेशनों सब कह दो, या तो इसको मैं ऐसे कह दूँ सब स्टेशनों या ग्रिड स्टेशनों, सब स्टेशनों या ग्रिड स्टेशनों के बीच कार्य करती है। जीएसएस से एसएस या एसएस से जीएसएस, इनको ट्राई लाइनों के नाम से भी जानते हैं। अगर हम आगे इसमें बात करें, एक होता है, अगर हम यही बात करें, अगर हम प्राइमरी ट्रांसमिशन की बात करें, वो किस तरीके से होता है? प्राइमरी ट्रांसमिशन, तो जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, जैसे आपने सुना होगा, अपने यहाँ 11 kV और 33 kV पैदा करते हैं हम, उसको हम 220 kV पे बना देते हैं, 400 kV, 132 kV,
ये सब के सब बड़े स्टेशन हैं। किसके? ट्रांसमिशन के। तो इसमें क्या होता है, जो 132 केवी वह इसके उच्च क्षमता की, वह इससे उच्च क्षमता की जो लाइन के तौर पर जो प्राइमरी ट्रांसमिशन काम में लेते हैं, इससे उच्च क्षमता की जो काम में लेते हैं, उनको हम इन लाइनों के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था MS को MS मेगा स्टेशन, GSS से GS ग्रिड सब स्टेशन, फिर MS से GS मेगा स्टेशन से ग्रिड स्टेशन। इनके बीच प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन है वो उपयुक्त करते हैं। इनके बीच क्या करते हैं? उपयुक्त करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो संचरण लाइनों को अलग अलग में बांटते हैं। जैसे अगर मानो कहूँ मैं छोटी संचरण लाइनें, संचरण का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसमिशन ही दूसरा। तो ये क्या करते हैं, 80 किलोमीटर है से कम लंबाई की होती है। अगर मान लो यहाँ से 80 किलोमीटर का कोई आ रहा है तो वो कोई छोटी संचरण लाइन है। और अगर मध्यम संचरण है तो वो होता है 80 किलोमीटर से 250 किलोमीटर, ये मध्यम है। फिर अगर बात करें बड़ी संचरण लाइन, ये होती है 250 किलोमीटर से अधिक लंबाई की। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कोटा सूरतगढ़, जैसे जैसे इसका एक रतनगढ़ है, वहाँ पर एक बड़ा पावर स्टेशन है। तो वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से उस एरिया से कोटा से भी लाइन आ रही है, सूरतगढ़ से भी आ रही है। तो ये ट्रांसमिशन करते हैं यहाँ, उस ट्रांसमिशन के ज़रिए से वापस से हर जगह ये मिड हब सेंटर पॉइंट है, इसलिए इसको बनाया गया है। तो यहाँ से इस दूरी में सभी जगह लाइनों को पहुँचाया जा सके, इसलिए इसको रखा है ज़्यादा। तो ये बड़ी संचरण लाइनों में आता है। उसके बाद बात करें सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ये तो प्राइमरी थी। फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करें तो जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन है ये छोटे में किया जाता है। जैसे 33 kV या 66 kV, ये लाइनें देखो कितनी होती है। सबसे पहले 11, फिर 33, फिर 66, फिर 132, 220, 400, एक 700 kV का प्लांट भी तैयार हो रहा है गुजरात। तो वही सेकेंडरी है वो 33 kV या 66 kV लाइन होती है। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? GSS से SS और SS से GSS से SS और SS से SS, ग्रिड स्टेशन से सब स्टेशन और सब स्टेशन से सब स्टेशन के बीच इनका उपयोग करते हैं भाई। उसके बाद अगर हम बात करें एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, भाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है ये क्या होती है, जो हम अगर इसकी बात करें तो ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से लेकर उपभोक्ता के निकटवर्ती, मतलब हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई दी जाती है वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से दी जाती है। तो क्या करते हैं, ये लाइन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन ट्रांसफार्मर से अपने उपभोक्ता के निकटवर्ती पोल तक पहुंचती है। जो मोहल्ले में पोल होती है वहां तक सप्लाई लाने के लिए कौन सी लाइन का उपयोग करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन।
इसकी क्षमता कितनी रखी जाती है? 11 केवी, इससे ज़्यादा नहीं रखते। क्षमता है इसकी 11 केवी, क्योंकि इस 11 केवी को 415 से 440 वोल्ट में बदल देते हैं। इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। अगर हम इसमें भी बात करें कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कौन सी होती है, इसमें भी 2 प्रकार की होती है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो 11 केवी की लाइन है ये सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक लगती है, इसको प्राइमरी कहते हैं। जहां एसएस सब स्टेशन से किस में लगती है? डिस्ट्रीब्यूशन में। सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर तब लगती है, तब इसे प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। अब हम अगर बात करें जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये तो प्राइमरी थी, फिर अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो क्या होता है, ये लाइनें 1 केवी से कम, जो 1 केवी से कम डिस्ट्रीब्यूशन के आगे लेकर अंतिम पोल तक जुड़ी रहती है। जैसे इसको 1 केवी से अंतिम पोल तक जोड़ देते हैं। फिर होती है, ये अलग है थोड़ी, सर्विस मेन लाइन। ये क्या है, उपभोक्ता को जब निकटवर्ती, उपभोक्ता के जब निकट है, निकटवर्ती पोल पर जोड़ने वाली जो केबल को क्या करते हैं, जैसे यहाँ उपभोक्ता का घर है, इस उपभोक्ता से लेकर जो पोल से सर्विस जोड़ी जाती है, पोल से घरों के अंदर मतलब पोलों से सप्लाई दी जाती है, उसको हम सर्विस लाइन के नाम से जानते हैं। उसको हम किसके नाम से जानते हैं? सर्विस लाइन के नाम से जानते हैं। तो इसमें आगे बता रहा हूँ कि जो उपभोक्ता के निकटवर्ती पोल से जब हम जोड़ने वाली केबल को हम सर्विस मेन लाइन तो कहते ही हैं, ये 1 केवी से कम क्षमता की होती है। भारत में विद्युत का उत्पादन है, करते तो हम 11 केवी और 33 केवी तक उत्पादन के अंदर होता है, लेकिन जो पारेषण है वो 33 केवी है, इससे ऊपर 400 केवी तक करते हैं, 700 केवी भी तैयार हो रहा है। और जो वितरण करते हैं वो 11 केवी है, इससे नीचे ही करते हैं। अपनी यूज कितनी आती है? 415 वोल्ट यूज आती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसमें एक डायग्राम की बात करेंगे, विद्युत शक्ति पारेषण की रूपरेखा, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर इससे पहले बात करें कि जो विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया है, विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया है, इस सिस्टम में क्या होता है कि 2 प्रणालियों का उपयोग होता है। 2 प्रणालियों का उपयोग होता है। एक प्रणाली होती है रेडियल प्रणाली और एक होती है रिंग प्रणाली, जिसकी चर्चा भी हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो में 2 में करेंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो रिंग प्रणाली और रेडियल प्रणाली में क्या अंतर है। जैसे अगर इसमें छोटी सी हम डायग्राम की बात करें, और तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको, तो बस आपको तो एक बार इसमें ये देखना है कि रेडियल प्रणाली में क्या होता है, इसको बस एक बार वैसे बता ही देता हूँ आपको। तो रेडियल प्रणाली क्या होता है, ये प्रणाली एक तो सस्ती है, वो सबसे कम विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि इस प्रणाली में सब स्टेशन में जो वितरण लाइन सिर्फ एक ही सिरा जुड़ा रहता है। अब इसका एक एग्जांपल दूँ कि मान लो हमारे घरों के अंदर रेडियल और रिंग प्रणाली इस तरीके से सिस्टम है कि हमारे मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर है, वो ख़राब हो गया, तो हमारे मोहल्ले में अगर उस ट्रांसफार्मर में 2 जगह से पीछे से अगर उत्पादन केंद्रों से या डिस्ट्रीब्यूशन से 2 जगह से लाइट आ रही है, अगर वहाँ से एक को कट करके दूसरे से जोड़ दिया जाए तो क्या होता है,
वो लाइन रिंग मेन सिस्टम से हो जाता है, एक रिंग बन जाती है उसमें, और रेडियल में एक ही जगह से सप्लाई आती है। अगर वो बीच में से कहीं डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में। तो आप ज्ञान ज्योति प्राइवेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके क्वेश्चन और मेन इम्पोर्टेंस टॉपिक आपको खूब मिलेंगे, पढ़ते रहें। और इस लॉकडाउन में भारत सरकार की जो लॉकडाउन कर रखा है उसका सहयोग करें, घर में रहे, सुरक्षित रहे। आप सभी का धन्यवाद।